ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपोकैलिप्स के आने से पहले आपके सामने 3 चॉइस रखी गई हैं। आप किसे चुनेंगे? पहला, अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स की सप्लाई। दूसरा, इन्फिनिट एमओ वाली एक गोल्डन डेजर्ट ईगल। तीसरा, एक हेयर स्प्रे की कैन जो खत्म होने तक आपको बेहद गॉर्जियस बना दे। मुझे पहले से ही पता है कि ठीक 3 घंटे में फ्रोजन अपोकैलिप्स दस्तक देने वाला है। इंसानों के रहने के हालात तेजी से बिगड़ने वाले हैं। ज़ॉम्बी वायरस फैलने ही वाला है। कानून और व्यवस्था धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस एपोकैलिप्स में खाने की कमी सबसे बड़ा मुद्दा होगी। मैंने बिना दोबारा सोचे ऑप्शन 1 चुन लिया। सिलेक्शन कंफर्म्ड। होस्ट को अनलिमिटेड फूड सप्लाई दी गई है। मेरे अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे कोक दो, कम बर्फ के साथ। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। पलक झपकते ही मेरे हाथ में एक एकदम ठंडी चिल्ड कोक आ गई। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। ये सच में असली है। परफेक्ट। एपोकैलिप्स आ रहा है। सर्वाइवल के नियम बदलने वाले हैं। वो जिल्लत भरे दिन अब मुझे दोबारा कभी नहीं झेलने पड़ेंगे। अब जिंदगी अलग तरह से जीने का वक्त आ गया है। आज से मैं सिर्फ बीफ खाऊंगा। सिस्टम, मुझे 10 और स्क्यूर्स दो। मैं बीफ स्क्यूर्स चबा ही रहा था कि तभी मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। मैंने अपना ग्रेड स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। मुझे कुछ चीज़ें साफ करनी है। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अब हमारा लीग एक जैसा नहीं रहा। तुम महीने के सिर्फ 3,000 कमाने वाले एक मामूली वर्कर हो, जबकि मैं एक ग्रेड स्टूडेंट बनने जा रही हूँ। मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मुझे पता है कि ये बेरहम लग रहा है, और मुझे ये भी याद है कि तुमने मेरी पढ़ाई के इन सालों में मेरा साथ दिया है, लेकिन मैंने भी अपनी जवानी के कई साल इस रिश्ते को दिए हैं। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना। ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं उन ठंडे और रूखे शब्दों को एकटक देखता रहा। मेरे सीने में एक तेज चुभन हुई, लेकिन फिर वो गायब हो गई। मैं जोर से हंसा। हाँ लूना, तुम इस बात पर बहुत पछताओगी। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। होस्ट का सर्वाइवल पक्का करने के लिए सिस्टम हर रोज आधी रात को डेली चेक इन का मौका देगा। ऑप्शंस में वेपन्स, सप्लाईज, फिजिकल एनहांसमेंट्स और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। होस्ट हर दिन एक रिवॉर्ड चुन सकता है। पहली बार मैं वाकई एपोकैलिप्स का इंतजार कर रहा हूँ। पुरानी दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आने वाली इस दुनिया में मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। यही सोचते हुए मैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हुआ और अपने रेंटल की तरफ चल दिया। लिफ्ट का इंतजार करते वक्त नफरत से भरी एक आवाज हवा में गूंजी। हे वर्कर, पीछे हटो, तुम में से पसीने की बदबू आ रही है। मैं पीछे मुड़ा। ये सोफी थी, जो अपनी बैंक यूनिफॉर्म में थी। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ था और मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई कचरा हूं। सोफी मेरी पड़ोसी है। मैं 501 में रहता हूं, और वो और उसका नया पति वेड 502 में रहते हैं। उनकी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है। उस दिन मैंने सफ़ेद वेडिंग गाउन में उसकी एक झलक देखी थी। सच कहूं तो वो बेहद स्टनिंग थी। लुक्स और फिगर के मामले में उसे 100 में से आसानी से 90 दिए जा सकते हैं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर थी, जिसने अभी मुझे डंप किया है। उसे अभी इस हाल में देखकर मेरे चेहरे पर एक गहरी और सोची समझी मुस्कान आ गई। सोफी की भौहें तन गईं। उसका सब्र जवाब दे रहा था, ऐसे ही घूरते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। आज का दिन बहुत लंबा रहा है। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वो है तुम्हारे जैसे इंसान की वजह से दम घुटना। कितनी बुरी किस्मत है। उसका पति वेड एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। वो दोनों खुद को समाज का एलिट समझते हैं और मेरे जैसे वर्कर को दिल से नीचा दिखाते हैं। लिफ्ट आई। मैं अंदर चला गया। सोफी ने साफ तौर पर अगली लिफ्ट का इंतजार करने का फैसला किया। दरवाजे बंद होने से ठीक पहले मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर भूख लगे तो याद रखना कि आज रात मुझसे आकर मिल लेना। दरवाजे बंद होते ही सोफी को एक सिहरन महसूस हुई, जिसके तुरंत बाद उसे गुस्सा आ गया। वो खुद को समझता क्या है? उसके पास खाने के लिए जाऊं? उसका दिमाग जरूर खराब हो गया है। वापस अपने कमरे में आकर मैंने वार्डरोब खंगालना शुरू किया। फ्रोजन अपोकलिप्स बस आने ही वाला है। मुझे सबसे पहले अपने डाउन जैकेट्स और मोटे कंबल बाहर निकालने होंगे। दरवाजे पर एक तेज और लगातार दस्तक हुई। बाहर से सोफी की आवाज आई। हे वर्कर, अपनी बात का मतलब समझाओ। अभी जो तुमने कहा उसका क्या मतलब था? बाहर निकलो। अंदर छुपकर खामोश मत बैठो। मुझे पता है तुम घर पे हो। हंगामा सुनकर उसके पति वेड ने दरवाजा खोला। सोफी, ये क्या हो रहा है? तुम इस वर्कर के दरवाजे पर क्यों चिल्ला रही हो? हनी, इस नीच इंसान की हिम्मत देखो, ये मुझ पर डोरे डाल रहा था। मैं चाहती हूँ कि इसे इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये लड़का पंगे ले रहा है। फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं देख लूंगा कि। वेड ने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया। उसने ऊपर देखा। मेरी ठंडी और सख्त नज़रों से उसकी नज़रें मिली, और उसकी सारी बहादुरी वहीं ढेर हो गई। वो दिखने में थोड़ा कमज़ोर था, जबकि मैंने सालों तक फिजिकल लेबर किया है।
मेरा शरीर पूरी तरह सॉलिड है। अगर बात हाथापाई तक आती तो नतीजा साफ था। वेद ने फौरन अपना रुख बदला और एक घबराई हुई मुस्कान दी। हाँ, तुम वापस आ गए। काम का लंबा दिन रहा होगा, थोड़ा रेस्ट करो। सोफी चिल्लाई। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने अभी मुझे कैसे देखा? क्या तुम वाकई इससे डर गए हो? हनी, तुम गलत समझ रही हो। मैं डर नहीं रहा। हम समाज के एलिट लोग हैं, खुश और कामयाब। उसके लेवल के लोग हमेशा हमसे जलेंगे। फॉर्चुनेट पर्सन्स रिट्रीट प्रिंसिपल को याद करो। हम वो हैं जो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे हालात में एक कदम पीछे हटना ही बेहतर होता है। मैंने अपने पास मौजूद हर मोटा कंबल बाहर निकाल लिया। मैंने दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी और खामोशी से एपोकैलिप्स के आने का इंतजार करने लगा। उस रात ठंडी हवा की एक लहर उस कमरे में दाखिल हुई जो कुछ देर पहले तक तप रहा था। आसमान से भारी ओले गिरने लगे, फिर बर्फ का जैसे पागलपन शुरू हो गया। वो किसी सैलाब की तरह गिरने लगी। महज 30 मिनट में टेम्परेचर 30 डिग्री से गिरकर सीधा शून्य पर आ गया और वो गिरता ही जा रहा था। उसी वक्त मेरे अंदर खुशी की एक लहर उठी। आधी रात। आज के डेली चेक इन रिवॉर्ड्स कुछ इस तरह है। पहला, स्पेशल मटेरियल से बने 10,000 थर्मल सूट्स जो -100 डिग्री सेंक की ताकत रखते हैं। दूसरा, एक वायरलेस बैटरी पैक जो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कॉम्पैटिबल है। तीसरा, एक 10,000 टेराबाइट की फ्लैश ड्राइव जिसमें आपकी पसंद की हर फिल्म, शो और वीडियो है। चौथा, एक खरबूजा जो इतना मीठा है कि आपको तुरंत डायबिटीज दे दे। थोड़ा सोचने के बाद मैंने ऑप्शन 1 चुना। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है। खुद को गर्म रखना सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन सच में क्या सिस्टम मजाक करने की कोशिश कर रहा है? लगातार 2 दिन से आखिरी ऑप्शन हमेशा एक जोक होता है। जैसे ही मेरा सिलेक्शन कंफर्म हुआ, मैंने अपना ध्यान लगाया और मेरे हाथों में एक ब्लैक थर्मल सूट आ गया। इसका फैब्रिक कुछ अलग ही था। प्योर कॉटन जैसा मुलायम और कश्मीरी वूल जैसी सिल्कनेस। मैंने इसे पहना और मेरी आंखें चमक उठीं। ये सिर्फ ठंड को रोकता ही नहीं था, बल्कि खुद गर्मी पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि मेरा चेहरा, हाथ और पैर जो ढके हुए नहीं थे, उन्हें भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। ये बिल्कुल बसंत के दिन जैसा महसूस हो रहा था। खाना और गर्मी दोनों चीज़ें पक्की होने के बाद मैं खिड़की के पास बैठ गया और गिरती बर्फ को, शहर को चांदी के रंग में रंगते हुए देखने लगा। अचानक नीचे से एक चीख गूंजी। मैं खिड़की की तरफ भागा और नीचे झांका तो मैं सन्न रह गया। एक जवान लड़के का चेहरा एक दरार के साथ फट गया था और उसके शरीर के हर खुले हिस्से पर वैसे ही फ्रैक्चर हो गए थे। उसके आसपास मौजूद भीड़ घबराकर इधर उधर भागने लगी। 30 सेकंड से भी कम समय में उस आदमी की आंखें पूरी तरह खुल गईं और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, पत्थर जैसा ठंडा और मरा हुआ। और वो अकेला नहीं था। कुछ ही मिनटों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्किन पर वही दरारें फैलने लगी। पूरी कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और पीड़ितों को गौर से देखा। उनमें से हर एक बर्फ में खेल रहा था। क्या बर्फ जहरीली हो सकती है? स्किन के कांटेक्ट में आने के 5 मिनट के भीतर दरारें आ जाती हैं और 30 सेकंड के अंदर मौत हो जाती है। सवाल यह है कि क्या ये टॉक्सिन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? मैंने एक गहरी सांस ली। ये बहुत भयानक है। महज कुछ ही समय में नीचे 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। मैंने अपना फोन खोला। टॉक्सिक स्नो जैसे शब्द पहले से ही ट्रेंडिंग सर्च में छाए हुए थे। बिल्डिंग का ग्रुप चैट फट चुका था। क्या कोई वहां है? कोई बच्चों को बचाओ, इस दुनिया को क्या हो रहा है? ये सब बस कुछ वक्त के लिए है। मुझे पता है हमें बचा लिया जाएगा। क्या किसी के पास पानी या खाना है? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। समझदार लोगों को अंदाजा होने लगा था। ये कोई ऐसी वैसी आपदा नहीं थी जो बस आई और चली जाएगी। बर्फ को गिरते हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ था और वो पहले से ही आधा मीटर गहरी हो चुकी थी और उसके रुकने के कोई आसार नहीं थे। मैंने दरवाजे और खिड़कियां चेक की, ये पक्का किया कि बर्फ अंदर ना आए, और फिर आराम से लेट गया। अगली सुबह 8 बजे मैं ठीक वक्त पर जागा। मैं खिड़की की तरफ गया और बाहर देखा तो देखता ही रह गया। कल रात वाली लाशें पूरी तरह दफन हो चुकी थीं। बर्फ पहली मंजिल से ऊपर जा चुकी थी। टेम्परेचर गिरकर -30 तक पहुंच गया था। बस एक राहत की बात थी, बर्फ फिलहाल रुक गई थी। पता नहीं अगली लहर कब आएगी। मैंने घर के अंदर यूटिलिटीज चेक की। वहां कोई सरप्राइज नहीं था। पानी, बिजली और गैस सब बंद थे। सिर्फ ठंड ही अपने आप में काफ़ी खौफनाक थी और अब उसे पावर भी नहीं थी। इस तरह कड़ाके की ठंड में लोग सिर्फ डाउन जैकेट्स पहनकर उसे झेलने की कोशिश कर सकते हैं। और कितने लोग वाकई बच पाएंगे? आज बहुत से लोग शायद ठंड से मर जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं अंदर हॉट पॉट खा रहा था, गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था और आराम से बिल्डिंग का ग्रुप चैट देख रहा था। तड़प भरी एक रात के बाद चैट में बहुत सी आवाज़ें खामोश हो गई थीं। जहर का असर था या ठंड, कहना मुश्किल है। बस कुछ बिखरे हुए मदद के मैसेज बचे थे और कोई उनका जवाब नहीं दे रहा था। मैंने पूरा दिन घर के अंदर बिताया। आधी रात फिर हुई। अगले चेक इन का वक्त। आज के ऑप्शंस। पहला, इन्फिनिट एमओ वाली एक गोल्डन डेजर्ट ईगल।
दूसरा, पावर लेवल में 5 की बढ़ोतरी। तीसरा, एक रिक्लाइनिंग स्लेज जो बिना किसी रुकावट के बर्फ पर फिसलती है। चौथा, एक कार्बोनेटेड ड्रिंक जिससे आपकी डकारें कभी खत्म ना हो। चौथा ऑप्शन अब भी पूरी तरह बकवास था। मुझे वो गोल्डन डेजर्ट ईगल चाहिए थी, लेकिन मैंने ऑप्शन 2 चुना। इन ऑप्शंस को देखकर लगता है कि रिवॉर्ड्स फ्यूचर चेक इन में दोबारा आ सकते हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूं और जब वो दोबारा आएगी तब उसे चुन लूंगा। जहां तक पावर लेवल अपग्रेड की बात है, ये सुनने में काफी साई-फाई लग रहा था। जैसे ही सिलेक्शन कंफर्म हुआ, मेरे पूरे शरीर में ताकत की एक लहर दौड़ गई। मैंने डाइनिंग टेबल की सॉलिड लकड़ी पर एक मुक्का मारा, उसका कोना टुकड़ों में बिखर गया। मैं संतुष्ट था। इस अपग्रेड में सब कुछ शामिल था, स्ट्रेंथ, प्रीसिजन और कॉम्बैट के हर पहलू। और वो मुक्का, मेरे हाथ में दर्द तक नहीं हुआ। 3 और दिन गुजर गए। मैं अब भी बाहर नहीं गया था। बाहर बर्फ की लहरें कभी आती तो कभी रुक जाती। बर्फ के ढेर अब लगभग मेरी खिड़की तक पहुंच रहे थे। और आखिरकार गोल्डन डेजर्ट ईगल मेरे चेक इन में दोबारा आ गई। साथ ही एक पैसिव स्किल भी मिली जिससे हर शॉट एक परफेक्ट हिट होगा। तीसरे रिवॉर्ड के लिए मैंने कांस्टेंट हीट स्टोव चुना। ये कमल के फूल के आकार का है, इतना छोटा कि आपकी हथेली में आ जाए, और उससे एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ना चार्जिंग, ना ईंधन। ये अपनी खुद की एंडलेस एनर्जी पर चलता है। इसे घर के अंदर रखो और ये 3 मीटर के दायरे में टेम्परेचर को 26 डिग्री पर बनाए रखता है। पेच क्या है, दीवारें इसके असर को रोक देती हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसे 10,000 हों तो कमरे में जगह जगह कुछ स्टोव्स रख देने से काम बन जाता है। मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्या इस चीज़ ने मेरे थर्मल सूट को बेकार बना दिया है? खैर, अच्छी बात यह है कि अब मैं घर पर कम से कम नहा सकता हूँ। अनलिमिटेड फूड सप्लाई जो मैंने पहले दिन चुनी थी, उसमें गर्म पानी पहले से शामिल था, तो वो मसला हल हो गया। मेरे फ़ोन में अभी भी थोड़ी सी बैटरी बची थी। मैंने बिल्डिंग चैट में देखा कि कोई सुझाव दे रहा है कि लोग सामान की अदला बदली के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में आए। ये वाकई एक स्मार्ट आइडिया था। पार्किंग लॉट बाहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके सारे एंट्रेंस बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। हर बिल्डिंग इमरजेंसी स्टेयरवेल के जरिए वहां पहुंच सकती है। सारा दिन अंदर बैठकर खाते रहना बोरियत भरा हो रहा था। मैंने नीचे जाकर देखने का फैसला किया। अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट खचाखच भरा था। मैंने एक रफ अंदाजा लगाया। पूरे कॉम्प्लेक्स में 15 बिल्डिंग्स और 3,700 से ज़्यादा रेसिडेंट्स हैं। सिर्फ 600 लोग ही आए हैं, जिसका मतलब है कि महज 5 दिनों में कॉम्प्लेक्स ने बहुत से लोगों को खो दिया है। हालांकि ये पूरी तस्वीर नहीं थी। बर्फ आधी रात को शुरू हुई थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने उसे छुआ ही नहीं था। बहुत से परिवारों के पास शायद अभी भी घर पे स्टॉक होगा और उन्हें फिलहाल ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। बोतल बंद पानी के लिए फ़ोन, इंस्टेंट नूडल्स के लिए सिगरेट, बुखार की दवा के लिए चिकन लेग। ज़्यादातर लोग खाने और पानी के लिए सौदा कर रहे थे। कुछ लोग बीमार रिश्तेदारों के लिए दवाइयाँ हासिल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। अचानक गिरे टेम्परेचर ने बहुत से लोगों को बीमार कर दिया था। ज़्यादातर बोतलबंद पानी पूरी तरह जम चुका था, लेकिन इंतज़ार करने पर वो पीने लायक पिघल जाता था। तभी मेरी नज़र विड और सोफ़ी पर पड़ी। उनके सामने सोने और चांदी की ज्वेलरी रखी थी। ऐसा लग रहा था कि सोफ़ी ने सर्वाइव करने के लिए अपनी खुद की शादी की ज्वेलरी तक बाहर निकाल ली है। लेकिन एपोकैलिप्स के इन दिनों में हर कोई जानता था कि सोने और चांदी की अब कोई कीमत नहीं है। पुरानी दुनिया में पैसा आपको कहीं भी ले जा सकता था, पर इस दुनिया में कोई उन पर नज़र तक नहीं डाल रहा था, चाहे वो पैसे हों या सोना। सोफी ने नज़र उठाई और मुझे मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखते पाया। लिफ्ट में मैंने जो शब्द कहे थे वो उसके दिमाग में कौन गए। अगर भूख लगे तो याद रखना कि आज रात मुझसे आकर मिल लेना। क्या उसे पहले से पता था कि बर्फ़ आने वाली है? मैं उनके पास नहीं गया, मैं बस घूमता रहा। तभी मुझे एक औरत दिखी जो लुक्स और फिगर में सोफ़ी जितनी ही शानदार थी, और मेरी आंखें चौंक उठीं। वो एक कोने में अकेली बैठी थी और उसके सामने डिज़ाइनर बैग्स और मेकअप के अलावा कुछ नहीं था। सोफ़ी की ज्वेलरी की तरह ही उसे भी पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा था। मैं अपने आसपास की बातें सुनते हुए उसे देखता रहा, जिससे मुझे कुछ काम की चीज़ें पता चलीं। पहली ये कि बर्फ़ का टॉक्सिन सिर्फ डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से फैलता है, ये हवा के जरिए नहीं फैलता। ये राहत की बात थी, वरना खिड़की खोलने की हिम्मत कौन करता। दूसरी ये कि किसी बहुत हताश इंसान ने यह पता लगा लिया था कि जब तक आपकी स्किन सीधे बर्फ़ को नहीं छूती, तब तक आप बर्फ़ के कम गहरे ढेरों के बीच से गुजर सकते हैं। दिक्कत यह है कि कॉम्प्लेक्स में बर्फ़ पहले से ही 3 मीटर से ज़्यादा गहरी हो चुकी है। कोई भी बाहर निकलकर सप्लाईज की तलाश नहीं कर सकता। कुछ लोग अपने घरों में मौजूद औजारों से गाड़ियों को जुगाड़ने की बातें कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो किसी तरह गाड़ी चलाकर बाहर निकल पाएंगे। मुझे लगता है ये उनकी कोरी कल्पना है। इतनी गहरी बर्फ में तो एक एक्सकावेटर को भी संघर्ष करना पड़ेगा, फिर एक रेगुलर कार की क्या बिसात। इससे बस ये पता चलता है कि लोग सप्लाईज के लिए कितने बेताब हो रहे हैं। लेकिन ये तीसरी जानकारी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। टॉक्सिन की वजह से मारे गए हर इंसान के प्यूपिल्स ग्रे वाइट हो चुके हैं, और हर एक लाश बड़ी अजीब और भयानक तरीके से मुड़ी हुई हालत में जमी हुई है। इन्हें देखना भी खौफनाक है।
क्या होगा अगर ये सारी लाशें आगे चलकर ज़ॉम्बीज़ बन गईं? मैं इस बारे में जितना ज़्यादा सोचता हूँ, इसकी संभावना उतनी ही ज़्यादा लगती है। एक बार मौसम गर्म हुआ और ये जमी हुई लाशें पिघलने लगीं, तो इनके वापस जिंदा होने का असली खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि अब से जब भी फ्यूचर चेक-इन्स में कोई पावर लेवल अपग्रेड सामने आएगा, तो मुझे उसे बिना सोचे ले लेना चाहिए। मैं जितना ज़्यादा ताकतवर रहूँगा, मेरे सर्वाइवल की उम्मीदें उतनी ही बेहतर होंगी। तभी एक औरत मेरे पास सर कर आती है और फुसफुसाती है, हे हैंडसम, ये सब हाई एंड डिज़ाइनर बैग्स हैं। इन्हें खरीदने में बहुत पैसा खर्च हुआ है। क्या मैं इनके बदले कुछ खाना ले सकती हूँ? ये अब कचरा है। तुम्हारे पास कुछ और है जो वाकई काम आ सके? जूलिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसे भी पता है कि इन डिज़ाइनर बैग्स की इस वक्त कोई कीमत नहीं है। हर कोई ठंड से ठिठुर रहा है और भूखा मर रहा है। फैशन के बारे में सोचने का वक्त किसके पास है? वो अकेली रहती है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। इस बेरहम दुनिया में शायद उसके पास देने के लिए अब वो खुद ही बची है, लेकिन वो अभी उस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या ख्याल है? जूलिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपनी जेब से एक काला प्लास्टिक बैग निकाला। मैंने उसे हाथ में लिया और फौरन उसका वजन महसूस किया। मैंने उसे खोलकर देखा तो अंदर हर साइज के पोर्टेबल चार्जर्स करीने से रखे थे। मुझे सामने तो हैंडसम कह रही है, पर अपने दिमाग में इसने मुझे सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन समझ रखा है। ये सब फुल चार्ज हैं, कभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार। इन्हें वापस ले जाओ। मैंने बैग उसकी तरफ वापस उछाल दिया। मैं उसे सीधे मना करने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने लॉन्ग गेम खेलने का फैसला किया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक ब्रेड रोल बाहर निकाला। मैंने उसे धीरे से उसके चेहरे के सामने लहराया। तुम्हें खाना चाहिए तो मेरे घर आ जाना। मैंने एक पल के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर मुड़ा और वहां से चल दिया। जूलिया ने दुविधा में अपने होंठ चबाए। किसी और जिंदगी में उसने शायद उस जैसे इंसान की तरफ मुड़कर देखा भी न होता, और आज देखो उसे उसके पास आने के लिए कहा जा रहा है। ये बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी, पर उसके पास चारा ही क्या था? उसके पास खाना है। मैं आगे बढ़ता रहा अपने अगले शिकार की तलाश में। 2 मिनट से भी कम समय में बिल्डिंग नंबर 7 की सीढ़ियों से 3 तगड़े आदमी बाहर निकले, जिनके हाथों में आंस काटने वाले क्लीवर्स थे। उनका लीडर ड्रेक था, जो मांस का एक बड़ा लोथड़ा जैसा दिखता था और उसके चेहरे पर दरिंदगी साफ लिखी थी। चलो लड़कों, हमला करो। उसने खुद सबसे नजदीकी स्टॉल पर धावा बोल दिया। दुकानदार एक 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, जिसके मैट पर एल्डरली फॉर्मूला का सिर्फ एक कैन रखा था। ड्रेक ने एक झटके में उसे झपट लिया। इसे वापस दे दो, ये मेरा है। उस बूढ़ी औरत ने ड्रेक का हाथ पकड़ लिया। वो अपनी इकलौती चीज को वापस पाने के लिए बेताब थी। खाना हासिल करने के लिए उसके पास सौदा करने को बस वही एक चीज बची थी। ड्रेक की आंखों में एक ठंडी चमक कौन थी। उसने अपना क्लीवर ऊपर उठाया और उसे सीधे नीचे दे मारा। वो बूढ़ी औरत बिना कोई आवाज किए वहीं ढेर हो गई। उसने उसे मार डाला। कोई चिल्लाया, उसने उसे मार डाला। पूरी भीड़ में अफरा तफरी मच गई और लोग हर दिशा में भागने लगे। मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं पिछले चेक इन से फिजिकल एनहांसमेंट हासिल कर ली है। ये तीनों मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दखल देने का कोई इरादा नहीं है। मैं घबराई हुई भीड़ के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। इतने दिनों के बाद आखिर अब कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमराने लगी है। जब बात सर्वाइवल पर आती है, तो इंसानियत और दया सब गायब हो जाती है। आज से ही इस तबाही की असली शुरुआत हो रही है। तुम लोग वहां खड़े क्या देख रहे हो? चलते रहो। ड्रैक दहाड़ा और उसके दोनों आदमियों की भी हिम्मत बढ़ गई। वो कुल्हाड़ियां चलाने लगे और जो कुछ भी हाथ लगा उसे छीनने लगे। जूलिया ने एक नजर देखा और अपने घर की तरफ भाग खड़ी हुई। उसने जमीन पर पड़े अपने डिजाइनर बैग्स उठाने की जहमत तक नहीं की, और उसका ध्यान इस पर भी नहीं गया कि उसकी जेब से उसका आईडी कार्ड नीचे गिर गया है। वैड ने सोफी का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा, लेकिन दो ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं की थी, वो बहुत जल्दी नीचे गिर गए। हनी, हनी। सोफी के पैर जवाब दे चुके थे। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उठो। वेड ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद इतना भूखा था कि उसमें जान ही नहीं बची थी। उसने ड्रेक को अपनी तरफ कुल्हाड़ी लिए आते देखा और चिल्लाया, ये रुको जान, मैं किसी को मदद के लिए ढूंढ कर लाता हूं। उसने उसका हाथ छोड़ा और भाग गया। एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सोफी सामने रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने 1000 साल में भी नहीं सोचा था कि उसका नया पति उसे इस तरह लावारिस छोड़कर भाग जाएगा। जैसे जैसे ड्रेक उसके करीब आने लगा, वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पास जाकर उसे खींचकर खड़ा किया। वो मेरे टारगेट्स में से एक है। उसे इतनी जल्दी गायब नहीं होने दे सकता। उसे मेरी पकड़ में ताकत महसूस हुई। सोफी ने ऊपर देखा। जब उसे पता चला कि वो मैं हूं, तो उसके सीने में कुछ हलचल हुई। दूसरी तरफ ड्रेक और उसके आदमी तब तक नहीं रुके जब तक सब वहां से भाग नहीं गए। उसके बाद ही वो थमे। उन दोनों गुंडों ने वहां जो कुछ बचा था उसे समेटा, जिससे उनके हाथ काफी सारा खाना लग गया। प्लान बहुत सिंपल था। बिना किसी चेतावनी के हमला करो, लोग डरकर भागेंगे और सब कुछ पीछे छोड़ देंगे, जो फिर उनका हो जाएगा। कयामत के वक्त में इंसानी फितरत ऐसी ही होती है। हर किसी को चोट लगने का डर है,
एक इंसान ने भी पलटकर जवाब नहीं दिया। सिर्फ 3 आदमियों ने सैकड़ों लोगों को दहशत में डाल दिया। ड्रेक हिसाब लगाने लगा, जो उन्होंने आज लूटा है वो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ये लोग शायद अब दोबारा नीचे आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसके बाद खाना हासिल करने का इकलौता तरीका कमरों में ज़बरदस्ती घुसना ही होगा। तभी उसका एक आदमी हाथ में एक आईडी कार्ड लिए दौड़ते हुए आया। बॉस देखो मुझे क्या मिला। ओह, और ये तो काफ़ी खूबसूरत है। आईडी की फ़ोटो झूठ नहीं बोलती। इसका नाम जूलिया है। बस ये नहीं पता कि वो कौन से यूनिट में रहती है। कोई जल्दी नहीं है, पहले खाना लेकर वापस चलते हैं। सोफ़ी को वापस लाने के बाद मैंने सीढ़ियों का दरवाज़ा ब्लॉक कर दिया और फिर अपने यूनिट बिल्डिंग 5 रूम नंबर 501 की तरफ चला गया। सोफ़ी को अपनी सुध तब आई जब उसने अपना खुद का दरवाज़ा देखा। उसने मेरा हाथ झटक दिया और अपने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। वेड, दरवाज़ा खोलो। तुम खुद को मर्द कहते हो? तुम भाग गए और अपनी बीवी को पीछे छोड़ दिया, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसकी आवाज़ फटने लगी थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया, अपना दरवाज़ा खोला और फ्रेम से टेक लगाकर तमाशा देखने लगा। वेड जो अंदर थर थर काँप रहा था, उसने शोर सुना और दबे पांव पीप होल तक आया। जब उसे यकीन हो गया कि बाहर सिर्फ हम दोनों हैं, तब जाकर उसकी हिम्मत हुई दरवाज़ा खोलने की। सोफ़ी, तुम ठीक हो, अंदर आओ, वो लोग वापस आ सकते हैं। तुम किस तरह के मर्द हो वेड? तुम्हारी उन कस्मों का क्या हुआ? जैसे ही खतरा आया तुमने मुझे छोड़ दिया और भाग गए। मैं ही अंधी थी जो तुमसे शादी की। मुझे वहां खड़ा देखते ही वेड का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सोफ़ी, मेरी बात सुनो। मैं डरा हुआ नहीं था। मैं किसी को मदद के लिए ढूंढने जा रहा था, पर कोई तैयार नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वापस आया ताकि लड़ने के लिए कुछ उठा सकूं। मैं तुम्हें चाहने आ रहा था, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। तो फिर तुमने दरवाज़ा लॉक क्यों किया था? वेड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सोफ़ी बोलती रही, हमारे पास घर में खाने पीने को कुछ नहीं बचा है। मैंने वहां अपना सोने का कंगन भी खो दिया। अब हम क्या करेंगे? मैं अभी बहुत जवान हूं। क्या मैं तुम्हारे साथ भूखी मर जाऊंगी? वो जितना बोल रही थी, हालात उतने ही हताश लग रहे थे। वो सुबकने लगी। सोफ़ी ने अपनी जिंदगी में खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। वेड भी उतना ही परेशान था। सोशल एलीट होने और साल के लाखों कमाने की उसकी तमाम बातें इस मंजर के सामने पूरी तरह बेकार थीं। अचानक वेड की नज़रें मुझ पर पड़ी। मैं अभी भी उन्हें देख रहा था और उसके दिमाग में कुछ कौंधा। ये लड़का इतना हट्टा कट्टा क्यों लग रहा है? इसके चेहरे पर भूख का नामो निशान तक नहीं है। ए भाई, क्या तुम्हारे घर में खाना है? हाँ, बहुत सारा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम हमारे साथ थोड़ा शेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी जेब से कोका कोला का एक कैन निकाला, उसे खोला, एक लंबी घूंट भरी और एक संतुष्टि भरी डकार ली। कड़ाके की ठंड में भी बर्फ जैसी ठंडी कोक का मजा ही कुछ और है। वैड और सोफी को देखकर लग रहा था कि उनका खून खौल उठा है। उन्हें देखकर मुझे वाकई हंसी आ रही थी। क़यामत से पहले तुम मुझे घास तक नहीं डालते थे और अब मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं। वेड ने जबरदस्ती एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी तो दूर के रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं। हमारे साथ थोड़ा शेयर कर लो और जैसे ये सब खत्म होगा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला दूंगा। 6,000 महीना? नहीं, 8,000। ये सुनकर तो मेरी हंसी छूट गई। इस आदमी को अब तक समझ नहीं आया कि हकीकत क्या है। मैंने फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा निकाला और एक बाइट ली। कोक के साथ फ्राइड चिकन का कोई मुकाबला नहीं। वो दोनों पत्थर बन गए। उनकी आंखें मेरे हाथ में मौजूद चिकन पर गड़ी थीं। सोफी ने कोशिश की, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? हम पैसे देंगे। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि बाहर अभी क्या हालात हैं? तो फिर तुम्हें क्या चाहिए कि तुम हमें कुछ खाने को दे सको? मेरी नज़रें धीरे से घूमी और सोफी पर जाकर टिक गईं। सौदा ये है, मेरा घर काफ़ी बिखरा हुआ है। मुझे किसी की ज़रूरत है जो इसका ख्याल रख सके। मैं तुम्हें अपनी मेड के तौर पर काम पर रखने के लिए तैयार हूँ। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का ख्याल रखना। जहाँ तक पेमेंट की बात है, तो दिन में 3 वक्त का खाना, साथ ही घर ले जाने के लिए रोज़ एक ब्रेड रोल और एक पानी की बोतल। क्या कहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा घर क्यों साफ करूंगी? मैं इस समाज के एलीट क्लास से हूँ। तुम एक डिलीवरी बॉय हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मेड बनूं? मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या होगा अगर मैं भी मदद करूं? हम दोनों मिलकर सफाई करेंगे। गारंटी है कि घर चमक जाएगा। दूसरे मर्दों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पास खाना है, पीना है और गर्माहट है। मैं जितना चाहे इंतज़ार कर सकता हूँ। उस शाम मेरा हॉट पॉट खाने का मन हुआ। मैं बीफ, लैम्ब, क्रॉफिश सब तैयार किया। पड़ोस में 502 में वेड और सोफी सन्नाटे में बैठे थे। उनके घर में खाने लायक जो कुछ था वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि नींद भी नहीं आ रही थी। क्या क्या ये हॉट पॉट की खुशबू है? क्या मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे भ्रम हो रहा है?
उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके पेट पीठ से लग चुके थे और उस खुशबू ने उनके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। ये बर्दाश्त से बाहर था। वेड ने धीरे से दरवाज़ा खोला और कंफर्म किया कि खुशबू मेरे ही घर से आ रही थी, और उसका दिमाग चलने लगा। हनी, शायद तुम्हें जाकर उसकी मदद कर देनी चाहिए। वेड, क्या तुम सुन रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? आज दोपहर तुमने अपनी जान बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया था, और अब तुम चाहते हो कि मैं रात के वक्त एक दूसरे मर्द के घर में अकेली जाऊं? सोफी, शांत हो जाओ। तुम बस सफाई में मदद करोगी। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम चिल्लाना, और मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते ही तुम्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ूंगा। सोफी में अब बहस करने की ताकत नहीं बची थी। उसके दिल में जो ठंडक थी वो बाहर की हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। वो सोचने लगी, उसके पास स्टेटस था, तहजीब थी, प्यार था। उनके आसपास के हर कोई उसे एक परफेक्ट पति कहता था। लेकिन जब वाकई मुसीबत आई तो उसने देख लिया कि वेड असल में क्या है, एक बुज़दिल बेरहम इंसान जो खाने के एक निवाले के लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी दे सकता है और उसे हमेशा अपनी झूठी दलीलों में लपेट देता है। सोफी के चेहरे के हाव भाव देखकर वेड सफाई देने लगा। सोफी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा यकीन करो। याद है मैंने क्या कहा था? किस्मत वाले इंसान का पीछे हटने का सिद्धांत। हम खुशकिस्मत हैं, हमें बस एक छोटा सा कदम पीछे हटाना है। एक कदम पीछे? तुम अपनी बीवी को घर से बाहर भेज रहे हो? क्या यही तुम्हारा पीछे हटना है? ये नाटक बंद करो, तुम एक डरपोक हो। अगर तुम में जरा भी हिम्मत होती तो तुम बाहर जाकर खाना लेकर आते, बजाय यहाँ खड़े होकर मुझे लेक्चर देने के। ऐसी बात नहीं है आनी, बस मुझे समझाने दो। जरूरत नहीं है, मैं उसके पास जा रही हूँ। वेड ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर हाथ नीचे गिरा लिया। सोफी ने देख लिया कि उसका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। उसका दिल पूरी तरह पत्थर हो गया। मैं अंदर मांस के टुकड़ों का लुत्फ उठा रहा था और उसे ठंडी बियर के साथ गले से नीचे उतार रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पीप होल से देखा। सोफी। मेरे चेहरे पर एक शांत और रहस्यमय मुस्कान आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला। मैं तुम्हारी मेड बनने के लिए तैयार हूँ। हॉट पॉट की तेज खुशबू उसके चेहरे से टकराई और धीरे धीरे उसने उसके जमे हुए दिल को पिघला दिया। शायद इस आदमी के पीछे चलना ही बचने का एक रास्ता है। कम से कम वो जिंदा तो रहेगी। लेकिन कितनी अजीब बात है, बाहर जमा देने वाली ठंड है और इसने नाम मात्र के कपड़े पहने हैं। क्या ऐसे ठंड नहीं लगती? मैंने सोफी को देखा, फिर उसके पीछे खड़े वेड पर नजर डाली, जिसका चेहरा कश्मकश से भरा था, और उसकी तरफ एक ब्रेड रोल और पानी की बोतल उछाल दी। वेड ने उन्हें बड़ी हैरानी और खुशी से लपका और बिना एक पल गंवाए उन्हें फाड़ा और वहीं पर डटागट खा गया। अंदर आ जाओ। सोफी की नजरें लिविंग रूम में भाप छोड़ते हॉट पॉट पर पड़ी और वो खुद को और नहीं रोक पाई। उसने अंदर कदम रखा। सोफी, फिक्र मत करना, अगर कुछ भी हो तो बस आवाज लगा देना। दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। वेड की बात बीच में ही कट गई। जैसे ही सोफी ने अंदर कदम रखा वो ठिठक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कड़ाके की ठंड से सीधे गर्मियों के मौसम में आ गई हो। यहाँ इतनी गर्मी कैसे है? बिजली तो कई दिनों से गुल है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या मैं पहले कुछ खा सकती हूँ? मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गई? मुझे मास्टर कहो। सोफी का गुस्सा भड़क उठा। वो पलटने ही वाली थी कि उसके पेट में एक तेज मरोड़ उठी। उसने वेड के बारे में सोचा, जिसने वो ब्रेड छीनी और उससे एक निवाला तक नहीं पूछा, और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। वो एक एलीट है और अब उसे इस जैसे इंसान को मास्टर कहना पड़ेगा, पर उसके पास चारा ही क्या था? मास्टर। मैंने सिर हिलाया और उसकी तरफ एक कागज का टुकड़ा उछाल दिया। ये मेड कोड है, इसका पालन करना। सोफी ने उलझन में उसे उठाया, फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेड कोड में लिखा था, नियम 1, मेड को ड्यूटी के दौरान हर वक्त निर्धारित मेड यूनिफॉर्म पहन होगी। उल्लंघन करने पर 1 दिन का सस्पेंशन मिलेगा। नियम 2, मास्टर की बात ही कानून है। पलटकर जवाब देने का मतलब है सीधा डिसमिसल। रूल नंबर 3, मेड को मालिक के वापस आने पर झुककर फॉर्मल बो के साथ उनका स्वागत करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर 1 दिन का सस्पेंशन मिलेगा। ये तो हद है। ये मेरा अपमान है। मैं वापस जा रही हूँ। मैं ठंडी और स्थिर नजरों से उसे देखता हूँ और अपनी गोल्डन डेजर्ट ईगल निकालकर उसकी पीठ पर तान देता हूँ। जो सहयोग नहीं करेगा वो आज नहीं तो कल एक लायबिलिटी ही बनेगा। ऐसे लोगों को साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। सोफी दरवाजे तक पहुंचती है, पर उसके हाथ रुक जाते हैं। दरवाजे के बाहर इस जलते हुए चूल्हे की गर्मी से दूर वही हड्डियों को चीर देने वाली ठंड उसका इंतजार कर रही है। वो हार मान लेती है। वो वापस उस ठंडे अंधेरे अपार्टमेंट में नहीं जाना चाहती। उसे अपने उस निकम्मे पति का सामना नहीं करना। वो भूखों नहीं मरना चाहती। आखिरकार सोफी खुद को मना लेती है, घुटनों के बल बैठती है और कहती है, मास्टर, मुझसे गलती हो गई। जब तुमने यहाँ रुकने का फैसला कर ही लिया है तो रूल्स को ढंग से फॉलो करना। चूंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बस इंतजार कर बच्चे, मुझे बस एक मौका दे, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। 1 घंटे बाद मेरा पेट भरा हुआ है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ।
मैं बाथरूम में गर्म पानी चला देता हूँ और सोफ़ी को खुद साफ सफाई करने के लिए छोड़ देता हूँ। लिविंग रूम में वापस आकर मैं चैन की सांस लेता हूँ। आखिर इसे कहते हैं असली जिंदगी। बिल्डिंग 5 में अपनी साख के मुताबिक सोफ़ी का स्वभाव बहुत कोमल है। वो लूना जैसी बिल्कुल नहीं है, जो मुझे हिकारत से देखती थी और लात मारकर बाहर निकाल देती थी। जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए सोफ़ी की आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं। पर वो खामोशी से मेज तक जाती है और हॉट पॉट का बचा हुआ एक एक दाना खा लेती है। पेट भरने का वो एहसास जो वो कब का भूल चुकी थी, आखिर वापस आता है। और उसके साथ ही उसका बचा कुचा विरोध भी पिघल जाता है। वो मेड कोड का अक्षर अक्षर पालन करती है, पूरा कमरा साफ करती है और फिर सोफा पर सिमट कर सो जाती है। उसने अपना मन बना लिया है। खाना, गर्मी, आराम, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। जहां तक गरिमा की बात है, सर्वाइवल के आगे सब बेकार है। जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। बस एक चीज उसे समझ नहीं आ रही, आखिर ये सारा खाना इसने कहाँ छिपा रखा है। किचन और फ्रिज दोनों खाली है, क्या बेडरूम में है? और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरे बेडरूम में कदम भी रखे। यहाँ इतना सुकून है कि वो इसे खोने का रिस्क नहीं ले सकती। रात के 12:10 रिवॉर्ड आता है। आज के डेली चेक इन ऑप्शंस हैं: 1 न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो अनलिमिटेड एनर्जी देगा। 2 कॉम्बैट मेड फंक्शन अनलॉक होगा। 3 1000 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स। 4 सॉक्स की एक जोड़ी जिसमें कभी बदबू नहीं आएगी। ग्रेनेड्स का लालच तो है, पर अभी के हालात में एक हैंडगन ही काफ़ी है। ग्रेनेड्स अभी के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, जब फिर से आएंगे तब देखूंगा। कॉम्बैट मेड, इसका क्या मतलब है? अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए मैं ऑप्शन 2 चुनता हूँ। जैसे ही सिलेक्शन कंफर्म होता है, सिस्टम पैनल पर एक नया टैब आ जाता है। मैं उस पर टैप करता हूँ। सोफ़ी की सारी इंफॉर्मेशन साफ दिखाई दे रही है। नाम सोफ़ी, सिस्टम रेटिंग 82, करंट लेवल 1। मेड सेट कंफर्म हो गया। मैं अपनी ठुड्डी सहलाता हूँ, बाकी सब तो ठीक है। पर ये मेड सेट क्या चीज़ है? ये मैंने तो सिली नहीं है। पक्का ये कोई सिस्टम आइटम होगा। मेड को लेवल अप करने का तरीका काफ़ी दिलचस्प है। आपको मेड एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा करने होते हैं और फुल होने पर लेवल बढ़ जाता है। एक मेड का मैक्सिमम लेवल होस्ट के लेवल से आधा ही हो सकता है, जिसका मतलब है सोफी अभी ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 तक जा सकती है। सिस्टम से मिले 5 लेवल पावर बूस्ट ने पहले ही मेरे हर फिजिकल एट्रीब्यूट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जहां तक सोफी को लेवल अप करने की बात है, मुझे पूरा भरोसा है। उस रात वेड बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। दीवार के उस पार से आती आवाजें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। वो गुस्सा करना चाहता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। आखिर उसने ही तो अपनी पत्नी को दरवाजे के बाहर धक्का दिया था। अगली सुबह 8 बजे वेड आंखों के नीचे काले घेरे लिए मेरे दरवाजे पर आता है और खुद को दस्तक देने से रोक नहीं पाता। मैं नींद में डूबा हुआ दरवाजा खोलता हूँ। मैं बस ये देखने आया था कि सोफी कैसी है। वो पूरी रात यहीं थी। क्या उसे घर नहीं आना चाहिए? वैड को लिविंग रूम में अपनी पत्नी की एक झलक मिलती है, जिसने मेड यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जलन और गुस्सा उसके अंदर फटने को तैयार है, पर वो उसे दबा लेता है। मैं अपना माथा पीटता हूँ। मैं भी कितना बदतमीज हूँ। वो वाकई बहुत काबिल है। उसने पूरा घर चमका दिया। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं सोफी की तरफ मुड़ता हूँ। तुम पूरी रात काम कर रही थी। तुम थक गई होगी, घर जाओ और आराम करो। किचन और बाथरूम अभी बाकी है। मैं आज वापस नहीं जा रही। बाहर बहुत ठंड है नहीं। तुम्हें घर चलना चाहिए। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। उसके जवाब से मुझे बहुत खुशी हुई। वेड अंदर ही अंदर जल रहा है। वो सोफी को गुस्से से घूरता है, जैसे अभी आपा खो देगा। पर इससे पहले कि वो कुछ कहे, मैं उसकी तरफ एक ब्रेड रोल और पानी की एक बोतल उछाल देता हूँ। ये तुम्हारा आज का हिस्सा है। शुक्रिया। चूंकि सफाई पूरी नहीं हुई है, सोफी काम जारी रखेगी। मैं तुम दोनों को अकेले छोड़ता हूँ। देखा, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया था। वो तो खाने के लिए आया था। सोफी को एक टीस महसूस होती है, पर उतनी नहीं जितनी उसने सोची थी। ऐसा लगता है कि उसे यहाँ रहने की आदत होने लगी है। वेड ठंडी नफरत के साथ अपने अपार्टमेंट में लौटता है। सोफी ने अभी जो किया वो बर्दाश्त के बाहर है। शर्त लगा लो, वो शुरू से ही वहां जाना चाहती थी। मुझे किसी भी तरह इस सारे खाने पर कब्जा करना होगा। बिल्डिंग 5 की इमरजेंसी सीढ़ियों पर बिल्डिंग के कई सर्वाइवर्स इकट्ठा हुए हैं। वेड चारों ओर देखता है और उसके मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। पूरी बिल्डिंग में 100 से भी कम सर्वाइवर्स बचे हैं। बाकी सब या तो ठंड से जम गए, भूख से मर गए, या टॉक्सिन ने उनकी जान ले ली। सुनो सब, हालात बहुत खराब है। मुझे लगता है हमें एकजुट होना होगा। कल पूरा कॉम्प्लेक्स पार्किंग लॉट में ट्रेडिंग के लिए इकट्ठा हुआ था और ड्रेक के आदमियों ने सबको लूट लिया। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही वहां जाने की और हालात बस बिगड़ने वाले हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम बचे हुए परिवार मिलकर एक अलायंस बनाएं, रिसोर्सेस साझा करें, एक दूसरे के हितों की रक्षा करें और मिलकर इस संकट का सामना करें। बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई। सब भूखे मर रहे हैं। जब कुछ है ही नहीं
तो रिसोर्सेज कैसे बांटोगे? सबसे पहले हमें एक पेट्रोल टीम बनानी होगी। हर घर से एक हट्टा कट्टा इंसान। पहली मंजिल के रूम 101 से शुरू करके हम घर घर जाएंगे। जिस भी यूनिट में कोई सर्वाइवर नहीं होगा, हम वहां का सब कुछ उठा लेंगे। ड्रेक के आदमी पहले ही लोगों को मार चुके हैं। हम यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। पार्किंग लॉट का सिक्योरिटी डोर उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक पाएगा। हम एक साथ ग्रुप में चलेंगे। अगर हमारा सामना ड्रेक से भी हुआ तो डरने की कोई बात नहीं है। वो 3 लोग हैं और हम 10 से ज़्यादा। क्या हमें वाकई डरना चाहिए? और जो मिलेगा उसे कैसे बांटेंगे? जो भी पेट्रोल टीम में शामिल होगा उनमें सामान बराबर बांटा जाएगा। पर मेरे घर में कोई हट्टा कट्टा इंसान नहीं है। मेरा पति शायद बाहर उस टॉक्सिन से मर गया। अब बस मैं और मेरी बेटी हैं। मैं सहमत हूँ, ये नाइंसाफ़ी है। मैं और मेरी पत्नी दोनों 60 साल के हैं। हम हिल भी नहीं सकते। हमारा क्या होगा? जो भी मिले कृपया सब में थोड़ा थोड़ा बांटें। बुजुर्गों का ख्याल पहले रखें। वेड की आंखों में एक क्रूर चमक आती है। निकम्मी बुढ़िया, सोचती है मुफ्त में खाने को मिलेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एक अधेड़ उम्र का आदमी बीच में बोल पड़ा। किसे तुम्हारी परवाह है? हम वेड के प्लान के हिसाब से चलेंगे। जो काम करेगा वही खाएगा। अगर जिंदा रहना है तो लाइन में आ जाओ। अच्छा काम करोगे तो शायद मैं तुम्हारी तरफ कुछ फेंक दूं। अगर योगदान नहीं देना तो वो तुम्हारी समस्या है। वेड मन ही मन अपनी पीठ थपथपाता है, पर जैसे ही वो शब्द गूंजते हैं सीढ़ियों पर कोहराम मच जाता है। हर तरफ से इल्जामों की झड़ी लग जाती है। उस आदमी का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। बिना किसी चेतावनी के वो चिल्लाने वाली सबसे मुखर औरत का सिर पकड़ता है और उसे दीवार पर दे मारता है। 1 बार 2 बार, हर टक्कर के साथ खून के छींटे उड़ते हैं। सर्वाइवल का हफ्तों का दबाव अब हिंसा बनकर फूट रहा है। वो औरत को पीट पीट कर मार डालता है। वहां मौजूद हर कोई दहशत में जम जाता है। 1 दर्जन आदमी एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कोई अदृश्य जंजीर टूट गई हो। पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है। भाइयों, सबको अपने कंट्रोल में ले लो। जो कन के हैं उन्हें रखो। जो सहयोग नहीं करेगा उसे बाहर फेंक दो। उन्हें अपनी रफ्तार धीमी मत करने दो। वेड दंग रह गया। बात यहां तक कैसे पहुंच गई? उसका प्लान तो एक पेट्रोल टीम बनेगा था, ताकि उसका इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डाल सके, खाना छीन सके और अपनी पत्नी को वापस ले सके। उसने इस बात का गलत अंदाजा लगाया था कि लोग कितने गिर सकते हैं। वो डरपोक इंसान घबरा गया और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ भागा। मास्टर, ऐसा लग रहा है बाहर कुछ हो रहा है। क्या चल रहा है? उसकी फिक्र मत करो। तुम बस अपना काम करो। बाकी चीज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्डिंग 5 की सफाई शुरू हो चुकी थी, पर यह सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था। ये उस चिंगारी जैसा था जिसने पूरे कॉम्प्लेक्स के मर्दों के अंदर की आग जला दी थी। हर दूसरी बिल्डिंग में आदमी गुट बनाकर खाने की तलाश में घर घर जाने लगे। पूरा कॉम्प्लेक्स तबाही के मंजर में बदल गया। बिल्डिंग 3 के रूम 403 में जूलिया रहती थी, जो एक सोलो स्टीमर थी। उसे स्नैक्स जमा करने की आदत थी, इसलिए उसके पास दूसरों से ज्यादा सामान था। इसी वजह से वो अपने पड़ोसियों से ज्यादा दिनों तक टिक पाई। पर अब जूलिया का वक्त खत्म होने वाला था। बिल्डिंग 3 का अपना एक स्क्वाड था, 20 से ज्यादा आदमी जो घर घर जा रहे थे। अंजाम साफ था। अपने पीप होल से जूलिया देखती है कि रूम 401 का दरवाजा तोड़ा जा रहा है। उसके पड़ोसी की चीखें उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देती हैं। जूलिया जानती है कि वो उस कमरे वाली औरत से कहीं ज्यादा आकर्षक है, जिसका मतलब है कि अगर इन मर्दों ने उसे ढूंढ लिया तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा। तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिससे वो कल पार्किंग लॉट में मिली थी। उसने कहा था कि वो बिल्डिंग 5 के रूम 501 में है। उसे किसी भी तरह उस तक पहुंचना होगा। बाहर का शोर नजदीक आता जा रहा है। अगला दरवाजा उसी का है। जूलिया बालकनी की तरफ भागती है। किस्मत अच्छी है कि आज बर्फ नहीं गिर रही। वो सावधानी से खिड़की के फ्रेम से बर्फ हटाती है, उसे खोलती है और बाहर झुकती है। बिल्डिंग 3 और बिल्डिंग 5 ज्यादा दूर नहीं है, बस 20 मीटर का फासला है। और अपनी खिड़की से वो सीधे मेरी बालकनी देख सकती है। बिना सोचे समझे वो जो भी बोतलें और जार उसे मिलते हैं उन्हें बाहर फेंकने लगती है, ताकि मेरी खिड़की पर मारकर मेरा ध्यान खींच सके। और उसमें उतनी ताकत नहीं है और उसका निशाना भी बहुत बुरा है। वो बार बार फेंकती है पर हर बार चूक जाती है। घबराहट बढ़ती जा रही है। आखिरकार स्किन केयर लोशन की एक बोतल सीधे शीशे से टकराती है। शीशा टूटता तो नहीं, पर आवाज एकदम साफ गूंजती है। मैं सोफी को मेड कोड की बारीकियां समझा ही रहा था कि तभी मेरा ध्यान उस आवाज पर गया। मैं बालकनी में आता हूँ। मैं तेवर चढ़ाकर बाहर देखता हूँ और जूलिया को पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए पाता हूँ। मुझे बचा लो, वो लोग अंदर घुस रहे हैं। क्या मैंने अभी किसी औरत की आवाज सुनी? 401 में मौजूद एक आदमी हैरान होकर सीधा खड़ा होता है। सोफे पर मुंह में सिगरेट दबाए एक तगड़ा आदमी गलियारे की तरफ अपनी भारी नजरें घुमाता है। बॉस, आवाज इसी फ्लोर से आ रही है। उस आदमी का नाम लियो है, बिल्डिंग 3 का बेताज बादशाह। आवाज 403 से आई है। वहां एक औरत है। लियो हाथ के इशारे से सबको 403 की तरफ ले जाता है। तुरंत दरवाजे पर दस्तक होती है। जूलिया का डर चरम पर है।
वो बेबसी में मुझे पुकारती है, वो आ गए, प्लीज़। मैं हाथ बांधे बिल्कुल बेफिक्र होकर हल्की मुस्कान देता हूँ। तुम्हें बचा लूँ? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि इसकी तुम्हें क्या कीमत चुकानी होगी? जूलिया सुन्न हो जाती है। उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी हैं। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, कुछ भी करूंगी। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। जूलिया अवाक रह जाती है। उसी पल सोफी अपनी कस्टम मेड यूनिफॉर्म पहने धीरे से मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। ये नज़ारा जूलिया को पूरी तरह चौंका देता है। वो सोफी के कपड़ों को हैरानी से देखती रह जाती है। क्या इसे ठंड नहीं लग रही? क्या ये कोई सुपर ह्यूमन है? मैं जूलिया की तरफ देखता हूँ। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बस शर्तें वही होंगी जो इसके लिए हैं। उसी समय दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। लियो अपने आदमियों के साथ अंदर घुसता है और तुरंत जूलिया को बालकनी से बेबसी में बाहर झांकते हुए देख लेता है। पीछे हटो, शांत हो जाओ। मैं पक्का करूंगा कि ये लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। मुझे मंजूर है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, बिल्कुल इसकी तरह। मैं तैयार हूं। इस आदमी के साथ रहकर उसे सिर्फ एक शख्स को झेलना होगा। अगर वो उन मर्दों के हाथ लग गई तो पता नहीं कितनों का सामना करना पड़ेगा। लियो अपनी तेवर चढ़ाते हुए जूलिया की तरफ बढ़ता है। तुम किसे बुला रही हो? उसका हाथ उस तक पहुंचता उससे पहले ही वो चौंक कर ऊपर देखता है। सामने वाली बिल्डिंग में एक जवान लड़का खिड़की की मुंह पर चढ़ गया है, जैसे कूदने के लिए तैयार हो। अगले ही पल बूम, मैं छलांग लगाता हूँ। दोनों बिल्डिंग्स के बीच की खाली जगह को चीरते हुए सीधा 403 की बालकनी पर लैंड करता हूँ। लियो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी मेरा 10 नंबर का जूता सीधे उसके चेहरे पर जाकर लगता है। उस वार की ताकत उसे हवा में उछाल देती है और वो अपने पीछे खड़े आदमियों से जा टकराता है। कईयों को साथ लेकर गिरता है। मैं संभल कर खड़ा होता हूँ और सच कहूँ तो मैं खुद भी थोड़ा हैरान हूँ। लेवल 6 पर ही मैं इतना ताकतवर हो गया? मुझे बस एक गट फीलिंग आई थी कि मैं ये छलांग लगा सकता हूँ और मैंने वाकई कर दिखाया। सिस्टम कभी निराश नहीं करता। वो 20 मीटर से ज्यादा की दूरी थी। मैं तो लगभग उड़ रहा हूँ। जूलिया का दिमाग सुन्न हो चुका है। वो बस हक्की बक्की होकर मुझे घूरती रह जाती है। तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? लियो खुद को ऊपर खींचते हुए मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा है। लेकिन फिर वो अपने आदमियों को गिनता है। 20 से ज्यादा लोग, सबके पास धारदार हथियार हैं। उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौट आता है। किड, हीरो बनने चले हो? जरा हमारी गिनती तो देखो। घुटनों पर बैठ जाओ और सरेंडर कर दो। उसके इशारा करते ही सब अपनी चापड़ और किचन के चाकू निकाल लेते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है। देखते हैं कि मैं असल में कितना ताकतवर हूं। मैं एक खूंखार मुस्कान के साथ अपने होठों का कोना चाटता हूं, अपनी गन जेब में रखता हूं और पास खड़े आदमी के मुंह पर अपना मुक्का जड़ देता हूं। लियो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये डिस्ट्रक्टिव पावर तो बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स है। जूलिया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। एक पल के लिए तो मैं भी अपने मुक्के को हैरानी से देखता हूँ। फिर मैं जमीन पर गिरी हुई चापड़ उठाता हूँ और उन सबको एक ठंडी मुस्कान देता हूँ। जेंटलमैन, डिलीवरी आ गई है। अब आप सबको विदा करने का वक्त आ गया है। मेरी आवाज़ किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी लगती है। कोई जोर से चिल्लाता है और वो पूरी भीड़ भगदड़ मचाते हुए दरवाजे की तरफ भागती है। लियो सबसे पहले बाहर निकलता है, लेकिन 20 से ज्यादा लोग जब एक साथ एक ही दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं तो एग्जिट इतनी आसान नहीं होती। वहां पूरी तरह केओस मच चुका है। मैं छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता। मुश्किल से आधे लोग ही बाहर निकल पाते हैं। मैं 403 से बाहर निकलकर खाली गलियारे में आता हूं और वो टूटी हुई चापड़ एक तरफ फेंक देता हूं। 401 का दरवाजा पूरा खुला हुआ है। एक औरत जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है घिसटते हुए दरवाजे तक आती है और मुझे पुकारने की कोशिश करती है। मैं एक नज़र डालता हूँ। वो 30 या 40 साल की रही होगी, लेकिन अब वो मौत के दरवाजे पर खड़ी है। शायद ये उसके होश व हवास के आखिरी पल हैं। प्लीज़, मेरी बेटी। वो मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ। उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है। वो अपना सिर उठाती है और फिर उसका सिर जोर से फर्श पर गिरता है। उसकी जान निकल रही है, लेकिन उसके मुंह से निकले आखिरी शब्द मुझे रुकने पर मजबूर कर देते हैं। चोंगचेंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। वो जा चुकी है। चोंगचेंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ। अब बात मेरे काम की है, क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लिली उसी स्कूल में थी। मैं एक पल के लिए उस औरत की लाश को देखता हूँ, एक ठंडी आ भरता हूँ और उसके अपार्टमेंट के अंदर कदम रखता हूँ। उसका पति पहले ही मर चुका है। खून के तालाब में पड़ा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। मुझे जल्दी ही एक फैमिली फोटो मिलती है जिसमें वो तीनों साथ हैं। मेरी आंखें चमक उठती हैं। बेटी वाकई बहुत खूबसूरत है। मुस्कुराते हुए उसके गालों पर दो छोटे डिंपल पड़ते हैं। पक्का कैंपस ब्यूटी मटेरियल है। मुझे उसका नाम भी पता चलता है, क्लोई, 19 साल, चांगचेंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मीडिया स्कूल की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। अच्छा है।
एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो सीधा चैमचंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाऊँगा। उम्मीद है कि वो अभी जिंदा होगी। और लिली, तुम्हारा भी जिंदा रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं क्लोई की फोटो जेब में रखता हूँ, वापस 403 जाता हूँ और जूलिया को जगाता हूँ। जूलिया की आंखें खुलती हैं और सबसे पहले उसे मैं दिखता हूँ, खून से लथपथ, एक ऐसे नज़ारे के बीच जो किसी नरक जैसा लग रहा है। चिल्लाना मत, बहुत शोर होता है। ये सुनकर जूलिया पूरी तरह होश में आ जाती है। वो फटी आंखों से मुझे देखती है, उसका पूरा शरीर कांप रहा है। चलो हम वापस जा रहे हैं। मैं उठता हूँ और दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। जूलिया कमरे में लाशों को देखकर घबरा जाती है, उसका जी मचलाने लगता है और उसके पैर जवाब दे देते हैं। लेकिन मैं पहले ही बाहर निकल चुका हूँ और अकेले छूट जाने के डर से वो हाथों पैरों के बल रेंगते हुए पीछे आने लगती है। वो यहाँ रुक नहीं सकती, उसे मेरे पीछे आना ही होगा। इस बार मैं छलांग नहीं लगाता, मैं एक आम इंसान की तरह सीढ़ियों से नीचे जाता हूँ। मेरा प्लान अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से होकर निकलने का है। गलियारे में जूलिया की नज़र 401 वाली औरत पे पड़ती है और उसे गहरा दुख महसूस होता है। इस अपोकलिप्स में औरतों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो किसी ताकतवर मर्द का सहारा ले लो या फिर भेड़ियों के झुंड का शिकार बन जाओ। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सोचकर जूलिया को सुकून मिलता है कि उसने मेरा साथ चुना। मेरे बिना उसका अंजाम भी उस औरत से भी बुरा होता। उसके अंदर कुछ बदल जाता है, उसके पैरों में जान आ जाती है और वो मेरी बराबरी करने के लिए तेज चलने लगती है। हम जैसे ही अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में कदम रखते हैं, हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये लोग मेरी सोच से कहीं ज़्यादा समझदार निकले। हर बिल्डिंग का अब अपना एक क्रू है। ड्रेक अपने माथे की चोट को सहला रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो अपने 2 आदमियों के साथ दूसरी बिल्डिंग में गया था और वहाँ 10 से ज़्यादा लोगों ने उन पर काउंटर अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी करतूतें, सबसे पहले मारकाट और चोरी शुरू करना ही दूसरों के लिए मिसाल बन जाएंगी, जिससे अब वो खुद घिर गया है। बॉस, अब हम क्या करें? मुझे क्या पता। उसके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्डिंग 7, उसकी अपनी बिल्डिंग, भी अब संगठित होने लगी है, जिसका मतलब है कि वो तीनों अब आसान निशाना है। जिन कुछ कहने ही वाला होता है कि उसे कदमों की आहट सुनाई देती है और वो झटके से मुड़ता है। कौन है वहाँ? बस यहाँ से गुजर रहा हूँ, मैंने उन्हें पहले ही देख लिया था। मैं शांति से जवाब देता हूँ। जूलिया उन्हें फौरन पहचान लेती है और मेरे पीछे छिप जाती है ताकि वो उसे देख न सकें। बस गुजर रहे हो? इस कॉम्प्लेक्स में हर कोई जानता है कि हम कौन हैं। तेरी हिम्मत तो देख। बॉस, ये तो वही आईडी कार्ड वाली औरत है, ये सच में वही है। ओह, क्या इत्तेफाक है। हम सारा दिन खाने की तलाश में भटकते रहे और देखो कितनी बड़ी ब्यूटी हमारे हाथ लग गई। आज का दिन इतना बुरा भी नहीं है। इतना कहकर वो तीनों हमें घेर लेते हैं। जूलिया डर के मारे मुझसे और चिपक जाती है। मुझसे छिप मत डार्लिंग। ड्रैक जूलिया के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है, जैसे कि मैं वहां खड़ा ही नहीं हूं। मैं बिना किसी इमोशन के उसका हाथ झटक देता हूं। अंधे हो क्या? यहाँ एक आदमी खड़ा है। हाथ की जलन से ड्रेक पीछे हटता है और पहली बार मुझे गौर से देखता है। मैं लंबा हूं और मजबूत शरीर वाला हूं, पर उन तीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे देखता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है, पर वो कुछ बोलता नहीं। उन्होंने खुद भी लोग मारे तो जाहिर है दूसरे भी मार सकते हैं। बच्चे, आज मेरा मूड अच्छा है, किसी को मारने का मन नहीं है। समझदारी दिखा, लड़की को हमारे हवाले कर और चुपचाप निकल जा। मैं जल्दी में हूँ। अगर मरने का शौक है तो मत कहना कि मैंने वार्ड नहीं किया था। और तभी मैं हमला करता हूँ। एक के बाद एक 3 करारी चोटों की आवाज़ गूंजती है। ड्रेक और उसके आदमियों को दर्द महसूस होने में पूरा 1 सेकंड लगता है। फिर तीनों अपने घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, अपने अंगों को पकड़े हुए पसीने से तरबतर। साले, ये चीटिंग है। बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं खत्म हो गया? जूलिया की आंखें चमक उठती हैं। ये सच में कमाल है। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ और अपनी जेब से वो सुनहरी गोल्डन डेजर्ट ईगल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। लो, इन्हें खत्म कर दो। जूलिया सुन्न पड़ जाती है। एक मुर्गी की गर्दन मरोड़ना अलग बात है, लेकिन 3 जिंदा इंसान। क्या ये सच कह रहे हैं? जल्दी करो। अगर मेरी मेड बनना है तो तुम्हें मारना सीखना होगा। मैं बेकार का बोझ नहीं पालता। मैं गन मजबूती से उसके हाथ में थमा देता हूँ। गोल्डन डेजर्ट ईगल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी है। उसकी हथेली से छूती ठंडी धातु उसे एक बात साफ कर देती है, ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक असली गन है। निशाना साधो और ट्रिगर पर उंगली रखो। मैं उसे बड़े सब्र से समझाता हूँ। जूलिया हिचकिचाती है, लेकिन जब वो मेरी तीखी नजरों से मिलती है तो कुछ नहीं कहती। ड्रेक उस गन को अपनी तरफ तना हुआ देखकर उसे खिलौना समझता है और हंसने लगता है। किससे डरा रही है? मैं डरते हुए बड़ा नहीं हुआ हूं। तेरा चेहरा याद रखूंगा। हिम्मत है तो चला गोली, वरना मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू याद रखेगी। जूलिया चौंक जाती है और अचानक उसका डर खत्म हो जाता है। उसकी जगह गुस्से की एक लहर दौड़ पड़ती है। मैं उसके कान में फुसफुसाता हूँ, ये कचरा है, ट्रिगर दबा दो।
जूलिया अपना जबड़ा इतनी जोर से भींचती है कि उसके होंठ से खून निकलने लगता है। वो गुस्से में है, लेकिन जब किसी इंसान पर गोली चलाने की बात आती है तो वो फिर से झिझकती है। हाँ, चलाना नहीं कर सकती ना? डरो मत, मेरे पास भी एक गन है। मैं दिखाऊंगा कि ये असल में कैसे किया जाता है। तभी जूलिया की उंगली हिलती है, वो ट्रिगर दबा देती है। गोली की आवाज़ पूरे पार्किंग लॉट में गूंज उठती है। मौके पर ही ड्रेक का सिर उड़ जाता है। जैन और दूसरा आदमी दहशत में आ जाते हैं। वो अपना दर्द भूलकर अपनी जान बचाने के लिए रेंगते हुए भागने की कोशिश करते हैं। जूलिया अपने सामने पड़ी लाश को देखती है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। फिर उसे 401 वाली वो औरत याद आती है, जिसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं थी और जिसे मर्दों के एक झुंड ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। उसके सामने खड़े इस आदमी ने उसे मुकाबला करने की ताकत दी है। उसे इसे जल्दी ही इस्तेमाल करना सीखना होगा, वरना उसका अंजाम भी उस औरत जैसा ही होगा। जूलिया का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो तुरंत जेन के पीछे जाती है, गन उठाती है और गोली चला देती है। जेन अपनी जान बचाने के लिए रेंग रहा है, लेकिन गोली उसकी जांघ में लगती है। वो दर्द से तड़प उठता है। मुझे मत मारो। जूलिया दोबारा गोली चलाती है। जेन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। बस बहुत है, वो मर गया। मैं अपनी मंजूरी में सिर हिलाता हूं और गन वापस ले लेता हूं। जब जूलिया को एहसास होता है कि उसने क्या किया है तो उसके पेट में मरोड़ उठने लगती है। वो दूसरी तरफ मुड़कर जोर जोर से उल्टियां करने लगती है। मैं आखिरी बचे हुए गुर्गे के पास जाता हूँ। बड़े भाई नहीं, प्लीज़ सर, मुझे मत मारिए। मैं सरेंडर करता हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। बस मेरी जान बख्श दीजिए। काफ़ी देर बाद जब जूलिया का पेट खाली हो जाता है, वो लाल आंखों के साथ मेरे सामने आकर खड़ी होती है। वो कुछ कहना चाहती है पर शब्द नहीं मिल रहे। चलो घर चलते हैं। मैं मुड़कर बिल्डिंग 5 की तरफ चल देता हूँ। जूलिया जमीन पर पड़ी लाशों को देखती है और उन लोगों को भी जिन्हें ड्रेक ने एक दिन पहले मारा था। उसके अंदर कुछ पक्का हो जाता है। मुझे हर हाल में जिंदा रहना है। ड्रेक के बाकी आदमी कहीं नजर नहीं थे। हमारा उनसे सामना नहीं होता। जैसे ही हम वापस पहुंचते हैं, जूलिया ठिठक कर रुक जाती है। डाइनिंग टेबल हर तरह के सी फूड और बियर से भरी हुई है और एक तरफ गर्मागर्म चावल का बर्तन रखा है। अपार्टमेंट एकदम साफ सुथरा है, जिसमें तंबाकू और हल्की सी खुशबू घुली हुई है। सबसे जरूरी बात, यहाँ बहुत सुकून भरी गर्माहट है। सोफी मुझे अंदर आते देख तुरंत आगे बढ़ती है और झुककर सलाम करती है। वेलकम होम मास्टर। जूलिया पहली बार सोफी का चेहरा गौर से देखती है और दंग रह जाती है। वो बहुत खूबसूरत है। ये नई मेड है। इसे यहाँ के रूल समझा दो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई भी गलती करे। इतना कहकर मैं टेबल पर बैठता हूँ और खाना शुरू करता हूँ। जी मास्टर। सोफी जूलिया की तरफ मुड़ती है और वही उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो बला की खूबसूरत है। उसके फिगर और अंदाज सोफी से भी बेहतर है। एक पल में ही सोफी के मन में एक खतरे की घंटी बजती है। उसे अभी अपनी अथॉरिटी दिखानी होगी, इससे पहले कि ये औरत मास्टर का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच ले। मेरे पीछे आओ, पहले बाथरूम चलो, खुद को साफ करो। और इसी के साथ सोफी घुटनों के बल रेंगते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ती है। जूलिया वहां हैरान खड़ी रहती है और उसके पीछे जाने के लिए 2 कदम चलती है, लेकिन सोफी रुकती है और उसे एक तीखी नजर से देखती है। जैसे ही तुमने दरवाजे के अंदर कदम रखा, तुम मास्टर की मेड बन गई। मेड कोड रूल नंबर 1, मास्टर की इजाजत के बिना न खड़े होना है, न ही चलना है। जूलिया सोफी के अंदाज से सहम जाती है और उसका मन करता है कि वो तुरंत बाहर भाग जाए, लेकिन अभी अभी जो हुआ उसकी याद और मेरे हाथ में मौजूद गन उसे तुरंत घुटनों पर ले आती है। वो बिल्कुल सोफी की तरह रेंगने लगती है। मैं बैठकर वो मैंटी श्रिम्प खाता हूँ जो सोफी ने मेरे लिए पहले ही छील कर रखी थी और इत्मीनान से सिर हिलाता हूँ। वो बहुत जल्दी ढल रही है, आखिर एलीट बैकग्राउंड से जो है। नए रोल में एडजस्ट करने की उसकी ये काबिलियत तारीफ के काबिल है। बाथरूम में सोफी सावधानी से जूलिया को नहलाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। इस कमरे में सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है? वो सवाल मत पूछो जिनका तुम्हें हक नहीं है। हर वक्त मास्टर के लिए दिल में इज्जत रखो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर गई। जूलिया खामोश हो जाती है। वो सोच भी नहीं सकती कि सोफी यहां तक पहुंचने के लिए किस दौर से गुजरी होगी। सोफी जूलिया के शरीर को देखती है और उसके मन में बेचैनी और बढ़ जाती है। अनजाने में ही उसके हाथ थोड़े और सख्त हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई हमें बचाने आएगा? ये बात दोबारा कभी मत कहना। मास्टर को पाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू है। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? हमारे जैसी औरतों का क्या हाल होता है उनके बिना, अंदाजा है तुम्हें? आधे घंटे बाद जूलिया सोफी के पीछे पीछे बाहर आती है। मैंने अभी खाना खत्म किया है। मैं एक पूरा लॉबस्टर उठाता हूँ और जूलिया के सामने रख देता हूँ। आज अच्छा काम किया। जूलिया उसे देखती है। उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। इस तबाही के बीच एक गर्मा गर्म लॉबस्टर, ये तो लग्जरी से भी ऊपर की बात है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। मैं अपने सिस्टम पैनल पे एक नज़र डालता हूँ और सुकून से सिर हिलाता हूँ। ऐसा लगता है कि एक स्ट्रीमर सिर्फ ब्यूटी फिल्टर और कैमरा एंगल्स तक ही सीमित नहीं होती।
उसमें वाकई दम है। पूरे कॉम्प्लेक्स की हालत खराब होती जा रही है। हर बिल्डिंग का अब अपना एक फ्लोर बॉस है। जुल्म करने वाले गिरोह बन चुके हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह काम कर रहे हैं। हर किसी ने अपनी बिल्डिंग को पूरी तरह लॉक कर दिया है। बर्फ इतनी गहरी है कि ऊपर से गिरने पर चोट नहीं लगती, लेकिन लोग उस बर्फ में धंस जाते हैं और या तो दम घुटने से या ठंड से धीरे धीरे मर जाते हैं। चीखें और रोने की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही, जो बचे हुए लोगों की हिम्मत तोड़ रही हैं। इस बीच लियो एक कमरे में एक दर्जन से ज्यादा आदमियों को इकट्ठा करता है। हमारे पास जो सामान है उसके अलावा अब 20 से ज्यादा लोग हैं जो काम कर सकते हैं। अगला कदम हम अपने प्लान के मुताबिक बढ़ाएंगे।